नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। केजरीवाल सरकार दिल्ली में रोजगार, व्यापार और अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए रोजगार बजट 2022-23 के तहत इसमें शामिल योजनाओं पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं के द्वारा दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ रोजगार के 20 लाख नए अवसरों को भी तैयार करना है। इस दिशा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल, रिटेल मार्केटों के पुनर्विकास व फूड ट्रैक पॉलिसी आदि से संबंधित चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली सरकार के बहुप्रतीक्षित व बहुउद्देशीय दिल्ली शॉपिंग के प्रगति के विषय में वित्त मंत्री को अवगत कराते हुए अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल को लेकर संबंधित एजेंसियों ने विभिन्न मार्केट के प्रतिनिधियों, व्यापार मंडलों से कई स्तर पर बातचीत की है। दिल्ली सरकार द्वारा 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित किए जाने वाले विश्व स्तरीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के तहत दिल्ली के लोगों और दिल्ली की संस्कृति का अनुभव करने के साथ साथ शॉपिंग करने के लिए देश और दुनिया भर के लोगों को निमंत्रित किया जाएगा और पूरे फेस्टिवल के दौरान लोगों को शॉपिंग के लिए आकर्षक ऑफर और डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। इससे इन क्षेत्रों में कार्यरत 10 लाख से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेगा। आपको बता दें कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा यहां से मिलेगा और वहीं इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि इन सभी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से दिल्ली सरकार का उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देना है और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करना है। उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रोजेक्ट से न केवल व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा बल्कि दिल्ली के बाजारों को वैश्विक पहचान मिलेगी। देश विदेश से लोग फेस्टिवल में शामिल होने के लिए दिल्ली आएंगे और जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नागरिकों की खरीदारी करने का शानदार अनुभव भी उन्हें मिलेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ले राजधानी की अगर बात कर लें तो राजधानी में रोजगार, अर्थव्यवस्था और जिस तरीके से व्यापार है, इसे मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार जो है वो व्यापार के क्षेत्र के अंदर और आम जनता को जो रोजगार है उसको मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर कल एक बैठक की गई थी जिसके द्वारा कहीं ना कहीं ये रणनीति बनाई गई कि दिल्ली के अंदर और ज्यादा रोजगार जो है वो उपलब्ध कराया जाए। लगभग 20 लाख जो है वो रोजगार उपलब्ध कराने की बात की जा रही है और दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर यह भी कोशिश की जाएगी कि लोगों को जो लोगों की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में खत्म हो चुकी थी या फिर टूट चुकी थी उसको दोबारा से पटरी पर लाया जाए और लोगों के लिए बिजनेस और व्यापार जो है वो और ज्यादा मजबूत कराया जाए ताकि जो लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो वापस आए, सरकार की अर्थव्यवस्था है वो वापस आए। उसके लिए दिल्ली सरकार जो है वो निरंतर प्रयास करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से शॉपिंग फेस्टिवल की, तो शॉपिंग फेस्टिवल के लिए भी दिल्ली सरकार जो है लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। अधिकारी जो है वो कल भी जानकारी देते नजर आए थे कि जिस तरीके से लगातार व्यापार फेस्टिवल है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही। शॉपिंग फेस्टिवल जो है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि दिल्ली के जो व्यापारी हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है, छोटे व्यापारियों से भी बातचीत की जा रही है और जो व्यापार को यानी कि मार्केटों को बदलने की बात है, यानी कि उनको बढ़ावा देने की बात है, डिस्काउंट देने की बात है, वो भी कोशिश की जाएगी और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के व्यापारियों को कहीं ना कहीं राहत देने के लिए कोशिश की जा रही है। और दिल्ली की जो जनता जो है, जो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उनकी डामाडोल हो चुकी थी या फिर कहीं महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आई थी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो प्रयास करती हुई नजर आ रही है। फ्रूट फेस्टिवल की बात करें या फिर क्या फ्रूट ट्रैक की बात करें तो उसको लेकर भी लगातार दिल्ली की जो खाने पीने की जगहें हैं, चाहे वो नाइट के अंदर हो या फिर डे के अंदर हो, जैसे चांदनी चौक की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर है, व्यापार के लिए मशहूर है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करता हुआ नजर आ रहे हैं दिल्ली सरकार। और दिल्ली सरकार ये भी कोशिश कर रही है आने वाले दिनों के अंदर, यानी कि 2023 के अंदर जो 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक जो फेस्टिवल चलेगा, यानी कि शॉपिंग फेस्टिवल चलेगा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो सतर्क होती नजर आ रही है और लगातार व्यापारियों के संपर्क में होते हुए भी यही जानकारी की जा रही है कि व्यापार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए और रोजगार और आम जनता तक किस तरीके से मुहैया कराया जाए। तो लगातार कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है कि जो
शॉपिंग फेस्टिवल होगा या फिर कहें फूड ट्रैक होगा, उसको द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को व्यापार मिलता हुआ नजर आएगा, लोगों की अर्थव्यवस्था जो है वो दोबारा से पटरी पर आती हुई नजर आएगी। जी राजीव, वहीं अगर बात कर लें जिस तरीके से शॉपिंग फेस्टिवल की बात की जा रही है, तो शॉपिंग फेस्टिवल को लेकर राजधानी में किन किन जगहों को चिन्हित किया गया है? कौन कौन सी मार्केट्स हैं जो इस फेस्टिवल के लिए चिन्हित की गई हैं? देखिए जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें शॉपिंग फेस्टिवल की, तो शॉपिंग फेस्टिवल के लिए दिल्ली के अंदर दिल्ली की मार्केटों की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं मार्केट के व्यापारियों से संपर्क किया गया, उनसे जानकारी जुटाई गई कि किन किन मार्केटों के किस किस तरीके की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को किस तरीके से दूर किया जाए, पार्किंग की समस्या है उनको दूर किया जाए, या फिर कहें जो उनके व्यापारी आते हैं उनको जो बिजली पानी की या फिर कहें गाड़ियों की खड़ी करने की दिक्कत होती है उनको भी दूर किया जा रहा है। और लगातार दिल्ली के मार्केटों की बात करें जिनका बदलाव किया जाएगा, चांदनी चौक मार्केट की बात करें, खारी वाली मार्केट की बात करें जो लगातार कहीं ना कहीं फ्रूट के लिए कहीं ना कहीं मशहूर मानी जाती है, दालों के लिए मशहूर मानी जाती है, सरोजनी नगर मार्केट की बात करें या फिर कहें करोलबाग मार्केट की बात करें या फिर कहें कैसे गांधीनगर मार्केट की बात करें, इन तमाम मार्केटों को कहीं ना कहीं बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। और जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो क्योंकि गांधीनगर मार्केट की बात करें तो कपड़ों के लिए सबसे ज्यादा मानी जाती है मार्केट होलसेल के अंदर, उसको भी कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं उनको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। करोलबाग की बात करें, सरोजनी नगर की बात करें, सरोजनी नगर भी मार्केट जो है वो फैशन के मामले में मानी जाती है, तो फैशन के लिए भी कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं उनके व्यापारियों की या फिर कहे जो व्यापार करने आते हैं उनकी लगातार कहीं ना कहीं उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। और यहां तक कि जिस तरीके से व्यापार को अब बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली के लोगों की जो अर्थव्यवस्था उसको दोबारा से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और यहां तक कि जिस तरीके से शॉपिंग फेस्टिवल की बात करें तो शॉपिंग फेस्टिवल के द्वारा भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर यह कोशिश की जाए कि दिल्ली से बाहर के जो व्यापारी आएंगे और जो दिल्ली के व्यापारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं मजबूती मिले, और जो लोग व्यापार चाहते हैं, मजबूती चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी पैमाने पर कोशिश की जाए। जी राजीव, वहीं अगर बात कर लें जिस तरीके से शॉपिंग फेस्टिवल की अगर बात कर ले, तो शॉपिंग फेस्टिवल को लेकर कल एक बैठक हुई है जिसमें मनीष सिसोदिया ने जिसकी अध्यक्षता की है, तो मनीष सिसोदिया का इस पूरे शॉपिंग फेस्टिवल को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ बात करें शॉपिंग फेस्टिवल की तो लगातार मनीष सिसोदिया जो है वो इस मूवमेंट पर निगाहें बनाए हुए हैं, और लगातार कल जो बैठक की गई थी उसमें भी बड़े अधिकारियों से यही जानकारी जुटाई गई कि मार्केटों के अंदर किस तरीके की दिक्कतें हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाए, व्यापार को मजबूती देने के लिए किस तरीके से कदम उठाया गया, ये सब तमाम जो जानकारी थी वो अधिकारियों के द्वारा मनीष सिसोदिया को दी गई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से व्यापारियों को और मजबूत करने के लिए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं रोजगार मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। खाने की पीने की बात करें, जो खाने पीने के लिए मार्केटें मशहूर हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती करने की बात की जा रही है, जहां तक कि दिल्ली से बाहर के लोग जो खाने पीने के शौकीन है या फिर कहे जहां पर आते हैं मार्केटों के अंदर, या फिर कहे दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं खाने पीने के लिए भी कहीं ना कहीं कई बार नाइट बाजारों के अंदर भी जाती है, तो उनको भी मजबूती करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। और जिस तरीके से शॉपिंग फेस्टिवल की बात करें तो शॉपिंग फेस्टिवल भी बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है, उसका समय भी बिल्कुल नजदीक नजर आ रहा है, क्योंकि 28 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। लगभग कहते हैं 1 महीने के करीब ये फेस्टिवल। राजीव, वहीं अगर बात कर लें जिस तरीके से शॉपिंग फेस्टिवल की बात कर लें, तो दुनिया भर से कितने लोग इसमें जुड़ने की संभावना है कि दुनिया भर से कितने लोग इस शॉपिंग फेस्टिवल में आ सकते हैं, कितने लोग जुड़ सकते हैं? दिल्ली की सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार जो है वो निरंतर प्रयास करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार की बात करें जिस तरीके से शॉपिंग फेस्टिवल की बात करें को लेकर भी लगातार कोशिशें की जा रही है, लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के व्यापारियों को अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले। होटलों की बात करें तो होटल व्यापारियों से भी बात की गई है, एसोसिएशन से भी बात की गई है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी बात की गई है। लगातार इसके अंदर दिल्ली सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, व्यापारियों से संपर्क किया जा रहा है ताकि उनका जो व्यापार है दोबारा से उसको मजबूती मिले और अर्थव्यवस्था जो है वो दोबारा से पटरी पर आ सके। राजीव, क्या क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इस शॉपिंग फेस्टिवल को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें व्यापारियों की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं वो लगातार ये भी कोशिश की जा रही है
बाजारों के अंदर जो भी कमियां हैं, यानी कि पार्किंग की बात करें या फिर बिजली की बात करें या फिर कहें जो पतली पतली गलियां हैं जिनके अंदर सफाई नहीं रह पाती है, उन सफाइयों के लिए भी दिल्ली सरकार जो है काफी आसपास जन मार्केटों के आसपास जो है वो पार्किंग भी बनाई गई है, ताकि व्यापारी जो जब खरीदारी करने आते हैं तो उनकी गाड़ियों की सबसे बड़ी परेशानी होती है, और जो दुकानदार है उनके जो गाड़ियां आती है, सामान आता है, उनकी जो परेशानियां है उसको भी दूर करने के लिए तमाम मार्केटों के आसपास जो है वो पार्किंग बनाई जा रही है, ताकि दिक्कत है से ये भी संपर्क किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, सफाई को लेकर हो, पार्किंग को लेकर हो या फिर उनके व्यापार में जो कमियां हैं उसको लेकर हो, तमाम जानकारी जो है वो एक दूसरे से जुटाई जा रही है। और ये भी कोशिश की जाएगी जो शॉपिंग फेस्टिवल है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले और दिल्ली के जो व्यापार है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आए। जी राजीव, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए शॉपिंग फेस्टिवल को लेकर, पहले देखा गया कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बार बहुत पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी बात रखी थी इस फेस्टिवल को लेकर। क्या अभी शॉपिंग फेस्टिवल को लेकर सीएम केजरीवाल की तरफ से कोई बयान सामने आया हो, कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए बिल्कुल आपने अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है वो लगातार शॉपिंग फेस्टिवल को लेकर भी पिछले कुछ दिनों के अंदर कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि अभी आप बाजारों से बातचीत कर रहे हैं, बाजारों के एसोसिएशन से बात कर रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं, ताकि उनके जो बाजार हैं या फिर उनके जो कमियां हैं उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा, इसका रोड बनाया जाएगा, अधिकारियों के द्वारा एक संपर्क किया जाएगा कि किन किन बाजारों के अंदर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको किस तरीके से दूर किया जाए, व्यापार को और मजबूती देने के लिए क्या कमियां हैं वो दूर की जाए। लगातार इस तरीके के प्रयास है वो लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं मजबूती हासिल कर रही है। और यहाँ तक की बात करें शॉपिंग फेस्टिवल की, उसका भी समय बिल्कुल दूर नहीं है, तो इसीलिए दिल्ली सरकार जो है वो लास्ट मोमेंट तक कोशिश करती हुई नजर आ रही है और इस व्यापार मजबूती को लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर अधिकारियों के द्वारा संपर्क भी किया जा रहा है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार यानी आज सहारनपुर मंडल के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जनपद के दौरे पर रहेंगे। अपने इस दौरे के दौरान सीएम योगी सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जहां वो भोपा थाना क्षेत्र स्थित अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और सीएम योगी विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद बैठक भी करेंगे। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है और मेरठ जोन के आईजी राजीव सबरवाल और एसएसपी विनीत जायसवाल ने भी मौके का बारीकी से निरीक्षण करते हुए पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया है। यही नहीं, सीएम योगी के कार्यक्रम को देखते हुए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी कार्यक्रम स्थल का दौरा किया है और वो अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सहारनपुर मंडल के 3 जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में आ रहे हैं, जहां वो यहां चल रही विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार यानी सहारनपुर मंडल के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जनपद के दौरे पर रहेंगे और अपने इस दौरे के दौरान सीएम योगी सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, जहां वो भोपा थाना क्षेत्र स्थित अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में सीएम योगी कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और मेरठ जोन के आईजी राजीव सबरवाल और एसएसपी विनीत जायसवाल ने मौके का बारीकी से निरीक्षण करते हुए पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया। यही नहीं, सीएम योगी के कार्यक्रम को देखते हुए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और वो अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज सीएम योगी का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार उनके दौरे को लेकर पूरी अपडेट। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के दौरे पर रहेंगे और 17 अगस्त यानी आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास वो मौसी एयरपोर्ट से
रवाना होंगे और कहीं न कहीं सरसवा एयरपोर्ट यानी सहारनपुर पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 10:20 पर पुलिस लाइन जो सहारनपुर है वहां पर उनका हेलीकॉप्टर वो कहीं न कहीं लैंड करने का काम करेगा और लगभग 10:25 से 10:55 तक सीएम सहारनपुर के भाजपा जो संगठन पदाधिकारी है उनसे कहीं न कहीं मुलाकात करेंगे और जनप्रतिनिधियों से साथ बैठक करने का काम करेंगे और रणनीति कही जा सकती है, रणनीति बनाई जाएगी और साफ तौर पे फीडबैक भी लिया जा सकता है। जो पदाधिकारी हैं सहारनपुर में भाजपा के उनसे साथ तमाम जनता के फीडबैक को लेने का काम करेंगे और विकास की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चल रही है उनसे कहीं ना कहीं बातचीत होगी और उसके बाद लगभग सांसद और विधायक गणों के साथ बैठक होगी। पहले पदाधिकारियों के साथ फिर सांसद और विधायकों के साथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद लगभग 11:55 पे सीएम सहारनपुर से 2 विकास परियोजना जो विकास परियोजना सहारनपुर में अटल आवासीय योजना के तहत जो विद्यालय बना जाए उसके कहीं ना कहीं स्थलीय निरीक्षण करने का काम करेंगे और जो विकास कार्य चल रहे हैं वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 12:30 बजे से 2:15 तक सहारनपुर मंडल के जो अधिकारी हैं उनके जनप्रतिनिधियों के साथ कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है उसका कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जो समीक्षा बैठक है उसको करने का काम करेंगे और लगभग 3 बजे वहां से वो प्रस्थान कर जाएंगे सीएम और उसके बाद लगभग 3:15 से 3:45 वो मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर पहुंचने के बाद वो जनसाठ, शामली, बंती खेड़ा और विकास परियोजना जो चल रही है उनके विकास कार्यों की जो कहीं ना कहीं जानने की कोशिश की जाएगी और लगभग 3:45 से 4:15 तक मुजफ्फरनगर के शामली के जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और लगभग 4:15 से वो मुजफ्फरनगर से और शामली से बनखेड़ा से पहुंचेंगे और उसके बाद वो सहारनपुर एयरपोर्ट से लखनऊ के लगभग 5:30 बजे पहुंचेंगे। तो पूरा कहीं ना कहीं ये सीएम का पूरा डे प्लान है और सीएम पूरे दिन आज स्थलीय निरीक्षण के साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और जो जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं उनके साथ कहीं ना कहीं चीजों को जानने की कोशिश करेंगे और पूरे में ये कहा जा सकता है कि फीडबैक उत्तर प्रदेश सरकार का ले सकते हैं और जो विकास कार्य चल रहे हैं उन विकास कार्यों को सीएम योगी आदित्यनाथ जानने की कोशिश करेंगे। जो विकास कार्य चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं और जनता के बीच में उत्तर प्रदेश की छवि क्या है, नितिन, वहीं अगर बात कर ले सीएम योगी के दौरे को लेकर क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं और सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए कल ही प्रशासन को सीएम का पूरा डे प्लान पहुंच चुका था और सुरक्षा व्यवस्था के तमाम पुख्ता इंतजाम किए। जहां भी जाएंगे वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया है और पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी मिलकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके पास होती है। तो उसकी तहत तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उसको पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दी जाएंगे। वही जितेंद्र, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से आज वो विकास कार्यों का निरीक्षण भी करने वाले हैं तो वो कौन कौन से विकास कार्य रहेंगे जिनका वो आज निरीक्षण करने वाले हैं? देखिए स्टेट यूनिवर्सिटी बन रही है वहां पर उसका कहीं ना कहीं जो सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने उसका जो किया था उद्घाटन किया, शिलान्यास किया था, उसको कहीं ना कहीं उसका स्थलीय निरीक्षण ये माना जा रहा है। स्टेट यूनिवर्सिटी जो बन रही है वहां पर उसका कार्य जितनी तेजी से चलना चाहिए उतनी तेजी से उसको जानने की कोशिश करेंगे। अटल आवासीय जो विद्यालय बनाया जा रहा है उसको जानने की स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा कि कितना काम पहुंचा, क्योंकि सीएम ने कल ही ये चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व फॉरेस्ट मिनिस्टर और फॉरेस्ट स्कैम व भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद साधु सिंह धर्मसोत और दलजीत सिंह को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत याचिका को लेकर कोई राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि साधु सिंह धर्मसोत के मामले में पंजाब के एजी विनोद ने कहा कि साधु सिंह धर्मसोत के मामले में चालान पेश किया जा चुका है। वहीं दलजीत सिंह के मामले में कोर्ट को बताया गया कि दलजीत सिंह की गिरफ्तारी 12 जुलाई को हुई थी। इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए आरोपी को जमानत देना केस को प्रभावित कर सकता है। वहीं याची पक्ष का कहना है कि दलजीत सिंह का इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त इसमें नहीं है, इन्हें जबरन इस मामले में फंसाया गया है। कोर्ट में ऐसे ही एक मामले का उदाहरण दिया गया जिसमें एक सिटिंग एमएलए को जमानत दी गई, इसीलिए दलजीत सिंह को भी जमानत के हकदार दलजीत सिंह हैं। जस्टिस राजमोहन सिंह की कोर्ट में दलजीत सिंह ने संबंधित इन्वेस्टिगेशन की स्टेट रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा, जिस पर एजी विनोद ने कहा कि इसके लिए कुछ समय की मांग उनके द्वारा की गई, जिस पर सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
तो आपको बता दें कि साधु सिंह धर्मसोत और दलजीत सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अभी कोई राहत नहीं मिली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एजी विनोद ने कहा है कि साधु सिंह धर्मसोत के मामले में चालान पेश किया जा चुका है। वह दलजीत सिंह के मामले में कोर्ट ने बताया कि दलजीत सिंह की गिरफ्तारी 12 जुलाई को हुई थी। इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए आरोपी को जमानत देना केस को प्रभावित कर सकता है। वहीं याची पक्ष का कहना है कि दलजीत सिंह का इस पूरे मामले में प्रत्यक्ष रूप से इसमें संलिप्त नहीं है, उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया गया है। कोर्ट में ऐसे ही एक मामले का उदाहरण दिया गया जिसमें एक सिटिंग एमएलए को जमानत दी गई थी, इसीलिए दलजीत सिंह भी जमानत का हकदार है। जस्टिस राजमोहन सिंह की कोर्ट में दलजीत सिंह से संबंधित इन्वेस्टिगेशन की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। तो आपको बता दें इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अमनप्रीत कौर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुकी है। अमन, जिस तरीके से बात कर ले, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से जो है साधु सिंह धर्मसोत और दलजीत सिंह को कोई राहत नहीं मिली है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रहा है? देखिए, यही अपडेट है कि इसमें कोई राहत कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है और अगली सुनवाई जो है डेट निर्धारित कर दी गई है। और पंजाब सरकार की तरफ से भी समय मांगा गया था और विनोद खई जो कि पंजाब के एडवोकेट जनरल है, उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ तथ्य जो देने बाकी हैं और बेंच चेंज करने की बात पे, जिसके चलते उन्हें कोई राहत जो नहीं हाई कोर्ट से मिली है। हालांकि उसकी तरफ से ये दलील जरूर दी गई थी कि उनको राहत दी जा सकती है। कई और जो केसेस की जजमेंट का हवाला देते हुए कोर्ट में कहा गया था कि जब उनको अगर जमानत मिल सकती है तो इस आधार पे उनको भी जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट की तरफ से समाप्त किया गया है। अगली सुनवाई पर देखना होगा कि कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। अमनप्रीत, वहीं अगर बात की जाए दलजीत सिंह की बात करें तो दलजीत सिंह के मामले पर एजी विनोद का क्या कुछ कहना है? देखिए, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि इसके अंदर जो स्टेटस रिपोर्ट जो कि कोर्ट में सबमिट होनी है और क्योंकि संगत के बच्चे वो रहे हैं और इनका नबी नाम इस पूरे मसले में आया था, तो जाहिर है कोर्ट में अगली सुनवाई पर क्या चीजें रखी जाती हैं, क्या राहत मिलती है नहीं मिलती है, ये देखना रहेगा। अमनप्रीत, अगली सुनवाई कब तक हो सकती है इस पूरे मामले में? देखिए, अभी डेट तो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अपडेट हो जाती है देर शाम तक, शायद साइट पे अपडेट हो जाएगी, लेकिन अभी तक डेट का कोई ऐसा कोर्ट की तरफ से अभी नहीं सामने आया है कि कल जब सुनवाई हुई थी तो उस समय कोर्ट ने डेट अभी कोई नहीं बताई। अमनप्रीत, वहीं अगर बात कर ली जाए दलजीत सिंह के मामले में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, तो कब तक ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उनको सौंपनी है? देखिए, ये जो प्रेरोगेटिव होता है, ये जो जांच एजेंसियां होती है जिससे मांगा जाता है, हालांकि कोर्ट की तरफ से जरूर कहा जाता है कि अगली जो सुनवाई है, जो सुनवाई निर्धारित की है, उस तक कोर्ट में सबमिट की जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो एजेंसीज है वो पहले जमा कर देती हैं या 2 दिन बाद जमा कर देती हैं। उनके पास अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार हो तो उस समय वो कोर्ट में जमा कर देते हैं। टाइम बाउंड ऑफ इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन अगली सुनवाई से पहले उनको जमा कोर्ट में करवानी होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमनप्रीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू होने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने मंगलवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस पर चाय पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में विपक्ष को भी दावत दी गई थी, लेकिन विपक्ष ने सरकार के इस चाय पार्टी का बहिष्कार करा, इस पार्टी में शामिल नहीं हुए। और वहीं दूसरी तरफ सरकार में शामिल दोनों दलों ने सभी कैबिनेट मंत्री कि इस चाय पार्टी में उन्हें चाय पीते हुए देखा गया है। एक वीडियो भी उसका सामने आया है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा सरकार में शामिल अन्य कई मंत्री और नेता चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कल एक संवाददाता सम्मेलन में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने मांग की कि राज्य में सूखाग्रस्त इसे घोषित किया जाए और किसानों को और खेत
संबंधित मजदूरों को पर्याप्त वित्तीय सहायता की भी घोषणा की जाए। राज्य सरकार की आलोचना करते हुए पवार ने कहा कि विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पारंपरिक चाय आयोजन का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 15 लाख हेक्टेयर भूमि भारी बारिश से प्रभावित हुई है और प्रभावित क्षेत्र के अभी और बाढ़ की संभावना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने किसानों के लिए 75,000 प्रति हेक्टेयर और बागवानी करने वालों के लिए 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की मांग की है। अजीत पवार ने कहा कि सरकार से जहां भारी बारिश हुई है उन क्षेत्रों में छात्रों का शिक्षा शुल्क माफ करने और खेतीहर मजदूरों को एकमुश्त आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की और सत्र में चर्चा के बाद ही लिए जाने वाले विधेयकों का समर्थन करने का अनुरोध किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ले, आज से 3 दिवसीय मुंबई में जो महाराष्ट्र में जो है मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो एक बार मानसून सत्र को लेकर पूरी अपडेट। जी बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पहली परीक्षा आज से शुरू होने वाली है, क्योंकि आज से 3 दिवसीय मानसून सत्र का विधानसभा सत्र चलने वाला है। ऐसे में विपक्ष कल ही जवाब दे दिया कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे की सरकार लगातार जो है मनमानी कर रही है, ऐसे में उनकी चाय पार्टी में शामिल होना लाजमी नहीं बनता है। इस वजह से अजीत पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र में बनी नई सरकार को लेकर जिस तरह से उन्होंने घेरा है, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है एकनाथ शिंदे सरकार में बनी तमाम विधायकों को मस्ती आ गई है, क्योंकि उनके जुबान जो है बदजुबानी चल रही है। ऐसे में उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि किसानों की हालत खस्ता है, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार जो है किसानों को मुद्दे से भागती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से विधानसभा सत्र चलने से पहले चाय पार्टी की जाती है, इस दौरान एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से चाय पार्टी रखी गई थी। इस दौरान विपक्ष को भी बुलावा दिया गया था, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई भी विधायक इस चाय पार्टी में शामिल नहीं हुआ। जबकि अजीत पवार का कहना है कि जब सरकार जो है किसानों के मुद्दे से भाग रही है, तो ऐसे में कोई मतलब नहीं बनता है चाय पार्टी में जाने का। जी सत्यप्रकाश, वही बात कर लें, आज कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिसमें सरकार को घेरा जा सकता है और कितना हंगामेदार मानसून सत्र रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए निशा जी, सबसे पहले आपको बता दें कि यह मानसून सत्र अजीत पवार द्वारा 10 दिनों की मांग की गई थी, लेकिन सरकार चूंकि मुद्दे से भाग रही है, इसलिए यह महज 3 दिनों का मानसून सत्र चलाया जाएगा, जिसमें प्रमुख मुद्दा होगा किसानों को की मांगों को लेकर सरकार जो है जवाब नहीं दे रही है। दूसरी तरफ सरकार में बने तमाम विधायकों की बदजुबानी जिस तरह से लगातार सामने आ रही है, उसको लेकर है। और तीसरी बात है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार बारिश के चलते फसलों का नुकसान हुआ है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, तमाम छात्रों को जो है काफी बाधा हुई है, उसको लेकर यह मुद्दा उठाया जाएगा। खासकर छात्रों को मानसून सत्र के दौरान फीस माफ करने को लेकर भी मुद्दा उठाया जाएगा। अजीत दादा पवार ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम मुद्दों को उजागर किया और बताया कि सरकार को इस तमाम मुद्दों पर जवाब देना होगा, उसको लेकर कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह पूरी तरह से तैयार है मुकाबले के लिए। सत्यप्रकाश, वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से अजीत पवार का बयान सामने आया है इस मानसून सत्र को लेकर, जहां पर उन्होंने किसानों का मुद्दा कहीं ना कहीं उठाया, तो इसे लेकर क्या कहीं जो उद्धव ठाकरे हैं उनका भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो इस मानसून सत्र को लेकर? देखिए बिल्कुल, देखिए लगभग 40 से ज्यादा दिन का वक्त गुजर चुका है जब महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। ऐसे में अभी कुछ दिन पहले ही जल्दबाजी में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत आज से होने वाली थी। लेकिन जिस तरह से किसानों के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कर रही थी कि वह किसानों के मुद्दों को लेकर अपनी बातें रखेगी और उनके मदद करेगी, लेकिन लगभग 40 दिन से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी तरह की पहल नहीं की गई है। हालांकि इस दौरान लगातार विपक्ष हमलावर रहा है, चाहे अजीत दादा पवार हो या शिवसेना की तरफ से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे रहे हो, वो पथ सामना के जरिए कहीं न कहीं लगातार एकनाथ शिंदे सरकार को घेर रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से लगातार जिस तरह उनके विधायकों द्वारा
तमाम तरह की बदजुबानी की जा रही है, तमाम तरह के जो है गलत बयान दिए जा रहे हैं, उस बयानों को लेकर कहीं कहीं एकनाथ शिंदे पर हमलावर जो है शिवसेना भी है और विपक्ष में बने अजीत दादा पवार भी है। सत्यप्रकाश, वही बात की जाए जिस तरीके से आज बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर सरकार को विपक्ष घेर सकता है, तो क्या सरकार इन सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? बिल्कुल अनिशा जी, देखिए अजीत दादा पवार का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके तुरंत बाद जो है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से यह बातें कही गई कि जिस तरह से अजीत दादा पवार ने तमाम सवालों को खड़ा किया है, उस सभी सवालों का जवाब देने के लिए विधानमंडल में तमाम विधायक मौजूद रहेंगे और उसका जवाब भी दिया जाएगा, उस पर काम भी किया जाएगा। एकनाथ शिंदे सरकार जो है ग्राउंड टू अर्थ जुड़ी हुई है, यानी कि जो कहती है वो करती है। ऐसे में कोई ऐसी बात नहीं रह जाएगी जो किसी भी विपक्ष को यह मलाल रह जाए। वही सत्यप्रकाश, बात की जाए जिस तरीके से मॉनसून सत्र से एक दिन पहले जो है एकनाथ शिंदे के जो पूरा गुट है और देवेंद्र फडणवीस का जो पूरा दोनों दलों का एक गुट है, इन गुट के द्वारा कल चाय पार्टी का प्रोग्राम किया गया था, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए थे और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का मॉनसून सत्र को लेकर क्या इस समय कोई बयान सामने आया है इस चाय पार्टी के दौरान? बिल्कुल निशा जी, देखिए यह एक परंपरा रही है कि जब भी विधानसभा सत्र शुरू होता है उससे पहले विपक्ष और पक्ष दोनों को मिलाकर एक चाय पार्टी की जाती है। चाय पार्टी के दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाती है। हालांकि विपक्ष की तरफ से कोई पहल नहीं की गई और लेकिन एक जवाब जरूर दिया गया कि सरकार किसान को मुद्दों को लेकर जो है भटक रही है, इसलिए सरकार के जाने के साथ जाकर चाय पीने का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी विपक्ष पूरी तरह से हमलावर होने के मूड में है, लेकिन पक्ष की तरफ से कहा गया है कि वह किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए विपक्ष को तैयार करती है और आने वाले समय में वह काम भी करके दिखाएगी जो विपक्ष चाहता है। वहीं अगर कल के मॉनसून सत्र की बात कर लें तो कल के मॉनसून सत्र में क्या कुछ अहम रह सकता है? देखिए लगातार जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, ऐसे में विपक्ष जिस जिस सवालों को खड़ा करेगा उस सवालों का जवाब एकनाथ शिंदे गुट में बने तमाम सरकारी यंत्रणा या विधायकों को देना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से मुंबई में लगातार बारिश हुई है, काफी नुकसान हुआ है, कई जिले प्रभावित हुए हैं और जिन जिलों में स्कूली छात्रों को दिक्कतें हुई है उनको लेकर और किसानों को मुद्दों को लेकर, इसके अलावा महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार विकास को रोका गया है, उद्धव सरकार में बने तमाम जो विकास को नींव रखी गई थी उसे सभी को रोक दिया गया है। इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और यह मुद्दा उठाया जाएगा कि आखिर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार उद्धव ठाकरे के जो प्रकल्प थे उसे क्यों रोका गया, अगर रोका गया तो उसके पीछे की मंशा क्या है, इस पर चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से आज कई मुद्दों पर जो है विपक्ष सरकार को घेर सकता है, तो सरकार के सामने इससे क्या क्या चुनौतियां सामने खड़ी हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो है उन लोगों को संतुष्ट किया जाएगा जिन लोगों ने या तो सवाल खड़े कर रहे हैं या तो जिनकी आवश्यकता है। तो जाहिर तौर पर सरकार की यह पूरी भरसक कोशिश रहेगी कि अगर विपक्ष कोई बात कर रहा है तो उसे सुना जाए, क्योंकि हमेशा से रहा है कि विपक्ष जो है किसी न किसी बात को लेकर जो है पक्ष यानी कि सरकार पक्ष को लेकर हमलावर रहती है। ऐसे में विधानसभा में जब सवाल उठाए जाएंगे तो सरकारी जो यंत्रणा है या सरकारी जो अधिकारी है उन्हें ये अवगत कराया जाएगा कि इन परिस्थितियों से निपटने के लिए किस तरह की यंत्रणा अपनी काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों पर तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है वहां पर जिला प्रशासन निरंतर नजर बनाए हुए है और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखे हैं और ऐसे में क्षेत्र में मुनादी करवाकर आमजनों को जागरूक करें तथा राहत एवं बचाव के लिए बोट और गोताखोरों को तैयार रखें। साथ ही उन्होंने जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम को निरंतर अलर्ट रहने को निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में दवाइयों, भोजन और साफ सफाई रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजे की राशि का वितरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में रायगढ़ जिले के कलेक्टर रानू साहू ने
राजस्व सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम को समन्वय कर बाढ़ प्रभावित सरिया और पुसौर के लिए रवाना किया है। इसमें 2 टीमों को सरिया और 1 टीम को पुसौर में तैनात किया जाएगा। साहू ने कैलो डैम का निरीक्षण कर जल भराव का जायजा लिया और चक्रपथ की ऊंचाई बढ़ाने के संबंध में जल्द रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार दुर्ग जिले में कलेक्टर और अन्य अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, तो इस बीच मौसम विभाग ने कहां-कहां पर अलर्ट जारी किया है? देखिए, मौसम विभाग अभी आमतौर पर देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में अलर्ट जो है वो जारी किया है। आने वाले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के कई जिले जो हैं वो हल्की बारिश रहेगी, मध्यम बारिश रहेगी। सोमवार को कोरबा जिले में 2 स्थानों पर 2 सेंटीमीटर वर्षा होने की जो बात है वो कही जा रही है। आने वाले 3 दिनों में बारिश को लेकर अलर्ट तो नहीं है, लेकिन स्थिति जो है वो चिंताजनक है, क्योंकि नदी नाले जो है वो पिछले अभी 15 अगस्त तक जो बारिश हुई है उसके चलते सारे जो नदी नाले हैं प्रदेश के वो उफान पर है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बने रहने के कारण 19 अगस्त तक अधिकांश स्थानों पर अच्छी वर्षा की जो बात है वो मौसम विभाग द्वारा की जा रही है। जी निशा। स्वाति जी, वही बात कर ले, जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश देखने को मिल रही है, तो इसी बीच सबसे ज्यादा प्रभावित किस जिले को कह सकते हैं कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा? देखिए, अभी अगर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की बात करें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखने जाएंगे हम तो कोरबा और रायगढ़ जो जिला है वो अभी सबसे ज्यादा फिलहाल प्रभावित नजर आ रहा है। तो वहीं अगर बात करें तो बस्तर और जांजगीर जिला भी प्रभावित है। बस्तर में इंद्रावती सहित अन्य जो नदियां हैं, क्योंकि वहाँ नदियों की अच्छी श्रृंखला है, पहाड़ पर्वत काफी है, जंगली क्षेत्र है। बस्तर जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहाँ पर इंद्रावती नदी जो है वो फिलहाल उफान पर चल रही है, जिसके चलते पूरे संभाग की स्थिति जो है वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। तो वहीं रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ से लगभग 13 तारीख शाम से जो है वो रोड कनेक्शन जो है वो सड़क मार्ग का जो संपर्क है वो टूटा हुआ है। तो वो काफी चिंताजनक स्थिति जो है वहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं कोरबा की बात करें तो कोरबा का जो बांगो डैम है वो अपने मैक्सिमम पे चल रहा है और वहीं भारी बारिश के चलते कुछ घरों के गिरने की भी सूचना थी, जहाँ पर दबकर 5 लोगों की मौत की भी सूचना जो है वो 3 दिन से आ रही है। तो इस तरह से अगर अभी हम देखें तो रायगढ़, जांजगीर और बस्तर जो जिले हैं वो काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। जी स्वाति जी, वहीं अगर बात सीएम भूपेश बघेल की कर ली जाए तो सीएम भूपेश बघेल द्वारा क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, सीएम भूपेश बघेल द्वारा कल फिर एक बार दिशा निर्देश देते हुए साफ सफाई, भोजन, दवाई शिविर, राहत शिविर के जो कार्य है इसको मुस्तैदी पर रखने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। तो वहीं अगर बात करें तो जो एसडीएम है वो पूरी मुस्तैदी पर है। पल की जो अपडेट है बारिश को लेकर वो ली जा रही है। तो अभी पिछले 2 दिन से प्रदेश में बारिश जो है वो कम है। अगर हम 15 तारीख तक बात करें तो 15 तारीख तक हमने भी देखा कि जहाँ भी ध्वजारोहण की खबरें आई हैं वहाँ पर लगातार बारिश जो है वो हो रही थी। तो अभी अगर कल की बात करें और आज की बात करें तो बारिश जो है वो भारी बारिश से मध्यम बारिश और हल्की बारिश में तब्दील हुआ है। प्रदेश में भी कहीं ना कहीं बारिश एकदम रुकी है ये नहीं कह सकते हम। तो उन सारी चीजों को लेकर अभी देखा जा रहा है कि वाटर लेवल कहीं कम हुआ है, तो जो विध्वंसक जो चित्र है वो आने की बिल्कुल संभावनाएं हैं, क्योंकि बारिश बहुत स्लो में था। नदियां अभी भी उफान पर बनी हुई है, नाले अभी भी उफान पर बने हुए। तो जो अपडेट आएगी, पानी जब कम होगा, जहाँ जल भराव वहाँ कम होने के बाद वहाँ पर प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो है वो पूरे जो दिशा निर्देश है वो सीएम द्वारा दिए जा चुके हैं।
स्वाति जी, वहीं अगर बात कर ले, जिस तरीके से रोजाना लोगों को सुबह अपने ऑफिस की तरफ जाना पड़ता है या छोटे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो इस बीच लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्या क्या परेशानियां उनके सामने आती है? जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है, तो ऑफिस जाने वाले बच्चे, स्कूल जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, परेशानियां तो बहुत है, लेकिन चूंकि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में दो अलग अलग लेवल पे बात की जाए तो ये शायद इसको ऐसे समझा जा सकता है कि सड़कों की व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त रही है। जहां पर जो नेशनल हाईवे या जो राजकीय राजमार्ग है उनपे जो कुछ बड़े पुल और वो बने हैं, वहां पर स्कूल जाने में और ग्रामीण लेवल पे क्योंकि उतना डिस्टेंस होता नहीं है तो वही ज्यादा प्रभावित तो नहीं दिखे लोग। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल जो कुछ जिले हैं, जैसे रायगढ़ की हम बात कर लें, कोरबा की हम बात कर लें, तो यहाँ पर इस हिसाब की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल सामने आई है। तो अगर वहीं ऑफिस की बात कर लें तो स्टेट ऑफिस जो है, सरकारी दफ्तर, वो शनिवार रविवार और 15 अगस्त की वजह से शनिवार रविवार प्रदेश में छुट्टी रहती है, इस वजह से उतना बाधित नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, 15 अगस्त के दिन पूरे प्रदेश में काफी समस्याएं देखी गई। परेड जो हुए हैं, क्योंकि जनता का उत्साह स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी देखा जाता है, हर बार देखा जाता है, तो वहां तक परेड ग्राउंड तक लोगों को पहुंचने में खासी दिक्कत हुई। लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह बिल्कुल बरकरार था और लोग परेड ग्राउंड तक जहाँ पे भी हुआ है पूरे प्रदेश में लोग पहुंचे हैं। स्कूलों में बच्चे दिखे हैं। तो निशा, ये कहीं ना कहीं समझा जाए ये जो बारिश थी ये हेल्दी थी, जरूरी थी। बाढ़ की स्थिति तो निर्मित हुई, लेकिन अब चूंकि 2 दिन से बारिश कम है तो इसको समझा जा सकता है, स्थितियों को कंट्रोल में लिया जा सकता है, जिसके लिए सीएम साहब ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं स्वाति जी, अगर बात कर ले जलभराव को लेकर बात कर रहे हैं, तो जगह जगह पे जलभराव भी देखने को मिला है, तो इस जलभराव से निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जलभराव से निपटने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, जलभराव से निपटने के लिए तो ठीक है निशा जी, लेकिन जलभराव के कारण जो बीमारियां होती है उनसे निपटने के लिए सरकार ने ज्यादा अच्छे मुस्तैदी के साथ इंतजाम जो है वो किए गए हैं। स्वास्थ्य अमला अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से मुस्तैद है। संबंधित बीमारियां जो है, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां जो इनसे फैलती है, उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। जलभराव जो है वो बारिश कम हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली होने वाला प्रोसेस है, उसको कम तो कहीं से ह्यूमन उसमें एफर्ट जो है वो उतना नहीं रहता है। लेकिन अगर नगरीय क्षेत्रों की बात की जाए तो नगर निगम जो है वो सभी जगह मुस्तैद है, साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखी जा रही है ताकि जलभराव की स्थिति ही निर्मित ना हो। और अगर कहीं ऐसा हो गया है तो पंपों के जरिए जल कम करने की जो प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है। जी, अगर इसी बीच बात की जाए, शासन प्रशासन द्वारा जो है लोगों से क्या क्या अपील की गई है इस भारी बारिश को देखते हुए? देखिए, भारी बारिश को देखते हुए जो सबसे पहले जो अपील की गई है लोगों से कि वो किसी ऊंचे क्षेत्र में रहें, सुरक्षित रहें, स्वास्थ्य संबंधी जो उनकी आवश्यक चीजें हैं, जो फूड के लिए, खाने के लिए जो नेसेसिटी चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए रहें। और जो अगर खंडर जो बिजली चमकने की, बिजली गिरने की जब भी ऐसी कोई चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की जाती है, क्योंकि इस पूरे मौसम में लगभग अभी तक 3 से 4 बार बिजली गिरने की खबरें जो है वो आ चुकी है और मौसम विभाग ने इसकी जानकारी जो है वो पहले से सार्वजनिक कर दी थी कि इस क्षेत्र में बिजली गिरने जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए विभागीय जो लोग हैं उन्होंने आदेश बिल्कुल जारी किया था कि खंभों से दूर रहें, लोहे की जो चीजें हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि बिजली गिरने से ऐसे बहुत से नुकसान होते हैं, जानमाल की बहुत हानि भी होती है कई बार। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो नेसेसरी वार्निंग है, चेतावनी है, सूचनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। स्वाति जी, वहीं अगर बात कर लें, जिस तरीके से बारिश का मौसम जो है छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो इस बीच जो लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए जो है सरकार की तरफ से क्या आर्थिक मदद उनको दी गई है? की जा रही है, लेकिन उससे भी पहले उनको शेल्टर होम, राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पर भी उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। बाकी ऐसे अभी तक से आर्थिक मदद के तौर पर स्पष्ट पैकेज की घोषणा निशा अभी नहीं हुई है। वही राहत बचाव को लेकर एक बार पूरी अपडेट। देखिए, राहत बचाव को लेकर अभी हम बात करें तो तत्काल राहत पहुंचाने के लिए जहां भी जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिला प्रशासन निरंतर उस पर नजर रख रहा है और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रहने के लिए पूरे प्रदेश में निर्देशित किया गया है। तो जहां भी जल भराव हो रहा है, आम जनों को जागरूक करने तथा राहत एवं बचाव के लिए बोट, नाव और गोताखोरों को तैयार
रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम को निरंतर अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर इसमें संज्ञान लेते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में दवाई, भोजन तथा साफ सफाई रखने के लिए निर्देशित किया है। बाढ़ में हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजा राशि को वितरण करने के भी निर्देश दिए गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 38 साल बाद बरामद हुए जिस शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर 15 अगस्त को हल्द्वानी आना था, वो लेह में मौसम की खराबी के चलते नहीं पहुंच पाया। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार शहीद सैनिक की अंत्येष्टि मंगलवार को होनी थी, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हल्द्वानी उन्हें आना था, लेकिन पार्थिव शरीर हल्द्वानी न पहुंचने के कारण सीएम का कार्यक्रम भी रद्द हो गया। सियाचिन में 38 साल पहले ऑपरेशन मेघदूत के दौरान आए एवलॉन्च में हल्द्वानी निवासी लॉन्स नायक चंद्रशेखर हारबोला अपने 18 अन्य साथियों के साथ 29 मई 1984 में शहीद हो गए थे। तब सेना ने 14 सैनिकों के शव बरामद कर लिए थे, लेकिन 5 शवों का तब कुछ पता नहीं चल पाया था। गुजरे शुक्रवार को 38 साल बाद चंद्रशेखर के साथ ही एक अन्य सैनिक का पार्थिव शरीर सेना ने सियाचिन में खोज निकाला था। सेना के सूत्रों का कहना है कि लेह में मौसम बेहद खराब होने के कारण सेना का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। हेलीकॉप्टर को लेह से चंडीगढ़ की उड़ान भरनी थी। चंडीगढ़ से बरेली होते हुए सैनिक का शव हल्द्वानी पहुंचाया जाना था, जहां चित्रशाला घाट पर उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना है, लेकिन मौसम की खराबी के कारण शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर हल्द्वानी स्थित अपने आवास पर नहीं पहुंच पाया। मामले में एसडीएम हल्द्वानी मनीष कुमार सिंह ने कहा कि खराब मौसम के चलते शहीद चंद्रशेखर हारबोला का पार्थिव शरीर नहीं आ सकता। इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी कार्यक्रम भी स्थगित हो गया। कल मौसम साफ होने के बाद ही पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंचने की संभावना है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हल्द्वानी से हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, कल चंद्रशेखर हारबोला का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका शरीर उनके घर नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर हल्द्वानी लाया जाएगा, तो कितने बजे तक उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंच सकता है? बिल्कुल, जैसे आपको बता दूं कि चंद्रशेखर हारबोला यहाँ पर जो लगातार बात करें जो 80 साल के बाद उनका पार्थिव शरीर आज उनके घर पे पहुंचने वाला। कल हालांकि ये पहुंचने वाला था, लेकिन यहाँ लेह लद्दाख में जो जहाँ से उनका पार्थिव शरीर आना था, वहाँ मौसम अत्यधिक खराब होने के कारण जो यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर था वो नहीं उड़ पाया। उसके कारण यहाँ कल नहीं उनका पार्थिव शरीर पहुंच पाया। मुख्यमंत्री का भी यहाँ पर दौरा था, वो भी कल नहीं पहुंच पाए। समर्थन आज संभावना जताई जा रही है कि आज करीब 10 बजे के आसपास उनका यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है वो उनके निवास से पहुंच जाएगा। और उसके बाद सुबह के जो मुख्य हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका भी आने का कार्यक्रम है, क्योंकि पुष्पांजलि अर्पित करने का उनका कार्यक्रम था। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो सेना की तरफ से यहाँ पर बयान आया था कि वो कल नहीं पहुंचा, लेकिन आज पूरी कोशिश है कि पहुंचेगा। और संभावना जताई जा रही है कि आज उनका शरीर यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंच सकता है। उसको लेकर के तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। तमाम सेना के जवान यहाँ मौजूद है, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन यहाँ मौजूद है और सरकारी अमला यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम यहाँ उसको लेकर तैयारी यहाँ पर तेज है। जी अमित, वहीं बात की जाए जिस तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, तो कितने बजे तक सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रशेखर इनके जो पार्थिव शरीर के पहुंचने की भी टाइमिंग यहाँ पर नहीं आ पा रही है। और क्योंकि 10 बजे उनका बताया जा रहा है कि पहुंच सकता है, लेकिन उसमें देरी भी हो सकती है, क्योंकि लेह लद्दाख से यहाँ पर जो जानकारी मिली कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, उससे वहाँ हेलीकॉप्टर उड़ने में लगातार दिक्कतें हो रही थी। और उसके बाद अब जैसे जैसे अभी यहाँ पर शरीर पहुंचता था, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने की जानकारी यहाँ पर मिलेगी, सरकारी कार्यक्रम यहाँ जारी होगा। तो संभावना जताई जा रही है कि जैसे शरीर यहाँ पर अगर उसका पार्थिव शरीर पहुंचता तो उसके बाद पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंच सकते हैं। उसको लेकर प्रशासन हालांकि कल भी तैयारी कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पार्थिव नहीं पहुंच पाया तो उनका दौरा यहाँ रद्द कर दिया गया और आज उनके दौरे की तैयारी की जा रही है। तो जैसे जैसे यहाँ पर अभी समय बीतता है और जैसे यहाँ पर पार्थिव पहुंचेगा, तो उसके बाद सरकारी अमला जैसे जैसे सक्रिय होगा तो उससे संभावना जताई जा रही है कि पुष्कर धामी यहाँ पहुंच सकते हैं। और
क्योंकि 38 साल के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि सियाचिन से यहाँ पर किसी शहीद का यहाँ पर जो शरीर था वो यहाँ पर पहुंचने वाला 38 साल का इंतजार उनके घर वालों ने किया है उनके अंतिम दर्शन का, तो वो यहाँ पर हो रहा है। एक बड़ा मौका है कहीं ना कहीं यहाँ पर हल्द्वानी वासियों के लिए, क्योंकि एक शहीद के दर्शन यहाँ पर हो सकते हैं। तो उसको लेकर तैयारियां यहाँ पर की जा रही है पूरी तरीके से। सरकारी अमला लगातार यहाँ तैयारी कर रहा है, प्रशासन हम यहाँ पहुंच सकते हैं, कई यहाँ पर मिसाल जो गणेश जोशी हैं वो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो पूरी तैयारी की जा रही है और लगातार उनके आने का इंतजार लगातार किया जा रहा है। अमित, वहीं अगर बात कर लें जिस तरीके से शहीद चंद्रशेखर हारबोला की अगर बात कर लें तो उनके अंतिम दर्शनों के लिए कौन कौन कितने लोग जो है हल्द्वानी पहुंच सकते हैं, उनके आवास में आज कितने लोग पहुंच सकते हैं? मैं बता दूं आपको, बिल्कुल बात की जाए यहाँ पर जो करुण के विधायक है बंशीधर भगत वो यहाँ मौजूद है लगातार। हल्द्वानी से जो मेयर हैं यहाँ के वो लगातार मौजूद हैं, और जो यहाँ पर नैनीताल जनपद के जितने यहाँ पर विधायक हैं भाजपा के वो यहाँ मौजूद है। खुद सिंह धामी यहाँ पहुंचने वाले हैं, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर गणेश जोशी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो एक बड़ा सरकारी अमला कहीं ना कहीं पहुंच सकता है, उसके बाद सरकार के नुमाइंदे यहाँ पहुंच सकते हैं। और जो लगातार जो यहाँ पर जो शहीद को श्रद्धांजलि देने की जो यहाँ पर प्रक्रिया है वो चल सकती है, क्योंकि अभी सेना की तरफ से यहाँ पर बयान आया है कि वो आज यहाँ पर आ सकता है पार्थिव शरीर, क्योंकि पहले 15 अगस्त को वो पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा था, उसके बाद 15 तारीख को नहीं पहुंच पाया, 16 तारीख को नहीं पहुंच पाया। तो आज उनके आने की संभावना बताई जा रही है। और जैसे यहाँ पर शरीर पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरे शहर में कहीं ना कहीं यहाँ पर इंतजार है उनके अंतिम दर्शन करने का। तो एक बड़ा यहाँ पर दर्शन पहुंच सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी मौजूदगी जो है दर्ज करा सकते हैं। अमित, वही बात कर लें जिस तरीके से 38 साल बहुत होते हैं, 38 साल बाद एक शहीद का शव जो है उनके परिवार वालों को मिला है। चंद्रशेखर हारबोला का शव जो है उनके परिवार वालों को आज सौंप दिया जाएगा, तो परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इसे लेकर? मैं आपको बता दूं कि जब जानकारी उनके परिजनों को मिली थी कि यहाँ पर चंद्रशेखर हारबोला जो 38 साल पहले जिनको सेना ने मृत घोषित कर दिया था सियाचिन यहाँ पर ग्लेशियर में, जो वहाँ तैनाती के दौरान वो शहीद हो गए थे, उसमें करीब यहाँ पर जो 19 लोग थे वो लगातार गायब हुए थे। उसके बाद कितने यहाँ पर 14 लोग सब यहाँ पर बरामद कर लिए गए थे, और 15 जो उसमें 5 जो लोग थे उनके सब बरामद नहीं हुए थे। कुछ समय बाद उनको यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया था, जिसमें चंद्रशेखर हारबोला भी थे। और अब जब उनका सब यहाँ पर बरामद किया गया, सेना से जब जानकारी उनके परिजनों को मिली तो परिवार में कहीं ना कहीं दुख का पहाड़ यहाँ पर इकट्ठा टूटा, क्योंकि उनका 38 साल पहले यहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन जब जानकारी मिली कि उनका यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है तो उनकी जो धर्मपत्नी है वो यहाँ पर खासा यहाँ पर दुखी नजर आई। और उनकी जो बेटी, क्योंकि उनका कहना था उनकी जो बेटी थी आज 40 साल से ऊपर उनकी उम्र हो गई, वो कहती कि उनको पता भी नहीं है कि वो उनके पिताजी कैसे दिखते थे, क्योंकि उस समय बहुत छोटी थी। तो एक दुख का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मंजर देखा जा सकता है। और उनके परिजनों को खुशी इस बात की कि उनके अंतिम दर्शन वो 38 साल पहले नहीं कर पाए थे, आज वो करने वाले हैं। तो उसको लेके दुख का भी कहीं ना कहीं माहौल है, और एक जो एक संतुष्टि होती है कि अपने पिता के अपने पति का आखिरी दर्शन कहीं ना कहीं किया जा सके, उसके भी कहीं ना कहीं संतोष यहाँ पर दिखाई दे रहा है उन सभी की नजरों में। अमित, वही बात कर लें जिस तरीके से आज उन्हें उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो ये कार्यक्रम जो है कहाँ पर होगा, किस जगह हल्द्वानी पर कहाँ कौन से स्थान पर ये होगा और किस तरीके से इसका पूरा आयोजन किया गया है? जी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यहाँ पर जब उन्हें पार्थिव शरीर उनके निवास पे लाया जाएगा, निवास पे लगातार तैयारी की जा रही है, क्योंकि कल भी तैयारी की जा रही थी। फूल मालाओं लगातार यहाँ पर लाए जा रहे थे उनके पार्थिव शरीर में यहाँ पर रखने के लिए। और यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है, यहाँ पर आईजीएम की बात की जाए, डीएम की बात की, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे उस स्थान की और लगातार पुलिस तैनात थी। तो वहाँ पर कार्यक्रम जो रखा गया है उनके अंतिम दर्शन करने का, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने की, उसके बाद उनके यहाँ पर पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि करने के लिए यहाँ पर चित्रशिला घाट में उनको ले जाया जाएगा और वहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो उसको लेकर तैयारी हालांकि प्रशासन से की जा रही है। परिवार के लोग और जो उनके जानने के वाले लोग हैं वो उनके दर्शन कर सके, उसको लेकर के उनके घर में ही यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। और पूरी तरीके से फील्ड में एक तरीके से यहाँ पर उनके पार्थिव को रखा जाएगा, उनके अंतिम दर्शन यहाँ पर किए जाएंगे। जो नेता और जो मंत्री यहाँ पर आएंगे वो उनके दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को चित्रशिला घाट ले जाया जाएगा, जहाँ उनके अंतिम यहाँ पर उनका किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।